जय हिंद बच्चों। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट बच्चों, और पूर्णांक आपको 100 नंबर को मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद वो विकल्पी क्वेश्चन है, उसके बाद आत्मक उत्तरी, उसके बाद लघु उत्तरी, उसके बाद विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन आएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन हल करेंगे। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किस अभियान का नेतृत्व किया था? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, सती प्रथा विरोधी। यानी राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किस अभियान का नेतृत्व किया था? सती प्रथा का विरोध का जो है अभियान किया था। बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ियों के बीच पीढ़ी अंतराल को क्या कहते हैं? तो बच्चों सामाजिक प्रघटना कहते हैं। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अब भारत में खदान अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये जो है 1952 ईस्वी में। भारत में खदान अधिनियम जो पारित हुआ था 1952 ईस्वी में। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, निम्न में से कौन सा प्रदेश हरित क्रांति से अधिक लाभान्वित हुआ था? उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में वन पंचायत का गठन किया गया है? सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, त्रिपुरा। तो बच्चों से सही जवाब सी हो जाएगा उत्तराखंड। किस राज्य में वन पंचायत का गठन किया गया है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ब्रिटिश शासनकाल में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के मध्य सूची जो है किस वर्ष तैयार हुई थी? तो जो है 1935 ईस्वी में। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। राज्य क्या है? एक समूह है, एक संस्था है, एक समुदाय है, एक समिति है। तो 7 बच्चों क्या हो जाएगा? राज्य एक जो है समुदाय है। इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा बच्चों। राज्य एक क्या है? राज्य एक जो है समुदाय है। जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में कितने देशों को शामिल किया जाता है? विकसित, अल्पविकसित, विकासशील, अति जो है विकसित। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा विकासशील हो जाएगा। सही जवाब इसका सी हो जाएगा, विकासशील हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में शामिल मॉडल है समाजवाद, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष, ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। बिरसा मुंडा का संबंध किन आंदोलन से था? सामाजिक आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। इसका सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, जनजातीय आंदोलन। चलो हम लोग अतिरिक्त क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों कि औपनिवेशिक काल में भारतीय चेतना का विकास कैसे हुआ? कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में भारतीय चेतना का विकास कैसे हुआ? तो उसको उत्तर लिखेंगे। देखो उत्तर है बच्चों 3 नंबर का है, औपनिवेशिक शासनकाल में विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म हुआ, क्योंकि औपनिवेशिक शासनकाल ने पहली बार भारत को एकीकृत किया तथा पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण से भारत को परिचित कराया गया। आत्मवाचक क्या है? अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर का है, आत्मवाचक क्या है? तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। उत्तर देखेंगे बच्चों, समाज शास्त्र यह दिखाता है कि आपको किस तरह देखना है तथा अपने आप को कैसे देखना है। इसे जो है स्ववाचक या आत्मवाचक कहते हैं। साथ ही आत्मवाचक आलोचनात्मक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, संविधान ने पिछड़ी जातियों के विकास में क्या योगदान दिया? 3 नंबर का है उत्तरी क्वेश्चन में, संविधान ने पिछड़ी जातियों के विकास में क्या योगदान दिया? तो आइए इसको बच्चों उत्तर देखेंगे। संविधान ने सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के रोजगार उपलब्ध करवाए तथा इन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया गया। प्राकृतिक निरोध क्या है? अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर का है कि बच्चों प्राकृतिक निरोध क्या है? क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक निरोध क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? आइए देखते हैं हम लोग। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण को 2 उपाय बताए हैं, प्राकृतिक निरोध एवं कृत्रिम निरोध। प्राकृतिक जो प्रकृति बनाया है, कृत्रिम जो मानव ने बनाया है। प्राकृतिक निरोध से माल्थस का अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों की मृत्यु होने से है, जिसके कारण जनसंख्या पर प्राकृतिक रूप से नियंत्रण हो जाता है, जैसे भूकंप, सुनामी आदि। सामाजिक अस्थिरीकरण का दूसरा सिद्धांत क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बच्चों सामाजिक अस्थिरीकरण का दूसरा सिद्धांत क्या है? इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। सामाजिक अस्थिरीकरण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अस्थिरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। यह परिवार और सामाजिक संसाधनों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में उत्तराधिकार के रूप में घनिष्ठता से जो है जुड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उत्तरी में अगला क्वेश्चन है जो है, कृषि मजदूरों की निम्न आय का मुख्य कारण क्या है? कृषि मजदूरों की निम्न आय का मुख्य कारण क्या है? तो इसका हम लोग उत्तर लिखें बच्चों, कृषि मजदूरों की निम्न आय के निम्नलिखित कारण है। जब निम्नलिखित आ जाए बच्चों तो हम लोग नंबर 1 लिखेंगे। देखो, उनका रोजगार असुरक्षित होता है। नंबर 2, अधिकांश कृषि मजदूर प्रतिदिन दिहाड़ी कमाने वाले होते हैं। वर्ष के अधिकांश दिनों में उनके पास कोई काम नहीं होता है।
वन पंचायत के बारे में बताइए। वन पंचायत क्या है? वन पंचायत के बारे में बताइए। तो आइए उसका उत्तर देखेंगे। उत्तराखंड में महिलाओं ने वन पंचायत की स्थापना की थी। वन पंचायत की महिलाएं पौधशालाएं बनाकर, जैसे नाम से लग रहा है वन, पौधशालाएं बनाकर छोटे पौधों का पालन पोषण करती हैं। इसके सदस्य आसपास के जंगलों की अवैध कटाई से सुरक्षा भी करते हैं। जो अवैध कटाई होती है वनों की, उसकी बच्चों जो है ये लोग सुरक्षा करते हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ और इसका जो है क्या तात्पर्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ और इसका जो है क्या तात्पर्य है? तो आइए इसका बच्चों उत्तर हम लोग लिखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 से यह जो है लागू हुआ। यह एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया जाता है, और अर्थात भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसी को कहते हैं बच्चों आरटीआई यानी सूचना का अधिकार। समाजशास्त्र में क्या शिक्षा प्रदान करता है? अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में जो है क्या शिक्षा प्रदान करता है? तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। समाजशास्त्र यह शिक्षा प्रदान करता है कि हमें विश्व को न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी देखना चाहिए तथा मानव समाज के संदर्भ में निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। साक्षरता से आप क्या समझते हैं? ये भी इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों से पूछा जा रहा है। साक्षरता से आप क्या समझते हैं बच्चों? साक्षरता जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जो है इंटरव्यू भी कहते हैं। समझ गए होंगे इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, कैसे दिया जाता है इंटरव्यू। तो साक्षरता से आप क्या समझते हैं इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। शिक्षित होने के लिए साक्षर होना आवश्यक है और साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है। अब भारत का लगभग 2/3 हिस्सा साक्षर है। साक्षरता यानी पढ़े लिखे बच्चों। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लघुत्तरी क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सहज सामान्य बोध क्या है? समाजशास्त्र में सहज सामान्य बोध क्या है? इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। आइए बच्चों इसका उत्तर देखें। समाजशास्त्र में सहज सामान्य बोध क्या है? तो लघुत्तरी क्वेश्चन में एक पहला क्वेश्चन देखेंगे, समाजशास्त्र सहज सामान्य बोध क्या है? तो इसका उत्तर हो गया समाज की घटनाओं, परिस्थितियों व उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। समाज के बारे में या किसी अन्य विषय के बारे में जो ज्ञान कोई व्यक्ति या बच्चा अपने समाज या परिवार में रहकर प्राप्त करता है उसे सहज सामान्य बोध कहते हैं। इस ज्ञान के लिए व्यक्ति को किसी पुस्तक, विद्यालय तथा घर आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसे यह ज्ञान अपने आसपास के वातावरण से ही सफलता से जो है बच्चों मिल जाता है। अगला क्वेश्चन लघुत्तरी क्वेश्चन में देखेंगे, सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की क्या भूमिका है बच्चों? ये जो है ये मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन लघुत्तरी है कि सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की जो है क्या भूमिका है। उत्तर देखेंगे बच्चों। संचार जैसे इसका फैलाव होता है। संचार माध्यमों से आशय लोगों से व्यापक रूप से सूचना आदान प्रदान करने के साधनों से है। ये ऐसे साधन हैं जिन्हें लोग परस्पर संपर्क स्थापित करने तथा सूचना प्राप्त करने या सूचना देने हेतु प्रयोग में लाते हैं। संचार माध्यमों में जन संचार के साधन जैसे समाचार पत्र, टेलीविज़न, फिल्में, इंटरनेट इत्यादि शामिल हो सकते हैं जिनके द्वारा हम सूचना प्राप्त करते हैं। परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मोबाइल, दूरभाष, ईमेल और इंटरनेट का भी उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सरल है बच्चों। सामाजिक जीवन में सभी प्रकार के संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रिंटिंग माध्यम है, रेडियो श्रव्य माध्यम है, जबकि टेलीविज़न जो है श्रव्य दृश्य माध्यम है। शोध के लिए संचार माध्यम भी महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों में इनके बदलते स्वरूप, विभिन्न आय वर्ग द्वारा इनके प्रयोग की प्रवृत्ति, इनके प्रभाव, सामाजिक जीवन में इनका महत्व इत्यादि प्रमुख है। उदाहरण, यदि आप सामाजिक जीवन में टेलीविज़न के महत्व पर शोध कर रहे हैं तो साक्षात्कार एवं सर्वेक्षण पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है। टेलीविज़न के इतिहास को जानने हेतु ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी जो है अपनाया जा सकता है। मॉडल पेपर का अगला लघुत्तरी क्वेश्चन है जो है भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारण बताइए बच्चों। तो उत्तर लिखेंगे, जनसांख्यिकी एवं समाजशास्त्री में भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कई कारण बताए हैं जो निम्नलिखित है। पहले समझो पहले लिंगानुपात क्या होता है। लड़के और लड़कियों का अनुपात, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो उसी को बच्चों लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात हम लोग कैसे निकालते हैं? 1000 पुरुषों पर जो है कितनी महिलाएं हैं।
उसके एवरेज में कितनी महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो आइए देखते हैं भारत में लिंगानुपात में गिरावट के क्या कारण है। तो जनसंख्याविदों व समाजशास्त्रियों भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कई कारण बताएं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य संबंधी कारकों का पुरुष की बजाय स्त्रियों को अधिक प्रभावित करना। अत्यधिक भयंकर बीमारियों से स्त्रियों की मृत्यु में वृद्धि होना। स्त्रियों का जो है बार बार गर्भाधारण करना, जिससे उनमें कई बीमारियों का उत्पन्न होना है। बालिका शिशुओं अर्थात बच्चियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अत्यधिक सराहना करना। इसके अतिरिक्त ऐसे और भी अनेक कारण हैं जिससे जो है लिंगानुपात में गिरावट जो है बच्चों क्या है, गिरावट आई है।